नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। आपके साथ मैं हूं चंद्रकांत शुक्ला। हरियाणा का चुनाव खत्म हो चुका है और अब सियासत गर्म है झारखंड और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 81 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है, बिगुल बज चुका है। अब सीधे सीधे बात होगी मुद्दों की। भूमिकाओं का वक्त खत्म हो चुका है। झारखंड बेहद जरूरी राज्य है, जिस राज्य में 81 सीटें हैं, जिस राज्य में 28 सीटें ऐसी जो एसटी रिजर्व है। मौजूदा सरकार हेमंत सोरेन की, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। झारखंड में बड़ी सियासी उठापटक हो रही है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की 66 प्रत्याशियों की, और उस लिस्ट के आते ही झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया। कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया तो कई नेता दूसरे पाले में जाने के फिराक में है। झारखंड में क्या चल रहा है, रांची से लेकर जमशेदपुर और दुमका से लेकर लोहरदगा तक की पूरी सियासत को समझने के लिए हमारे साथ झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार, जो लंबे वक्त से झारखंड की सियासी खबरों पर, झारखंड की राजनीतिक हलचल पर अपनी नजर बनाकर रखते हैं, संतोष कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं झारखंड को समझने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी आपका। और जी उल्टा धन्यवाद। चश्मा यूसी के इस मंच पर मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं कि झारखंड में जिस तरीके की सियासी करवटें ली जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट सामने आने के बाद मोनिका सरदार जो 3 बार की विधायक रही, उनका इस्तीफा होता है। भारतीय जनता पार्टी की जब यहाँ सरकार थी तो मंत्री रही, और मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लुइस मरांडी को लेकर खबरें हैं कि वो जेएमएम की तरफ जा सकती हैं। और भी तमाम, राज पालीवाल से लेकर तमाम नेता हैं जो नाराज बताए जा रहे हैं। क्या झारखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ होता जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके की बात हम लोग अगर करें, चाहे मेनका सरदार हो कोटका से, जो कि पहले से भी विधानसभा का वहाँ चुनाव लड़ती आई हैं और मंत्री भी रही है जब बीजेपी की सरकार थी यहाँ। लेकिन अभी फिलहाल देखें तो इस बार वो विनिंग सीट है बीजेपी के लिए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जो अर्जुन मुंडा रहे हैं, उनकी पत्नी मीरा मुंडा को यहाँ दे दिया गया है सीट। इसको लेकर के जो है भारी विरोध मेनका सरदार का करना पड़ा। उसको लेकर के वो कहीं ना कहीं अब अपने सारे पदों से इस्तीफा दे चुकी है कि मैं अब बीजेपी में नहीं हूँ। और अब एक बात ये भी आ रही है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकती है। निर्दलीय अगर चुनाव लड़ती है तो वहां की जो स्थिति है, जो वहां का विधानसभा क्षेत्र है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मीरा मुंडा के लिए या बीजेपी के लिए कहिए कि थोड़ा सा प्रभावी होगा, कि मुश्किल हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से पहले से मोनिका सरदार वहां पर जो जीतती आई हैं, उनका जो वहां पर काम किया हुआ है, उनका जो वहां पर लोगों में पकड़ है, लोगों के साथ उनकी जो बातचीत है, उसको लेकर के लोगों में कुछ न कुछ एक संदेह की स्थिति उत्पन्न हो गई कि बीजेपी आखिर जिस तरीके की यहाँ सरकार बार बार जीतती रही है मोनिका सरदार, और उसके बाद जो है फिर मीरा मुंडा को देना, तो इसको लेकर के परिवारवाद की एक बात आ जाती है कि फिर विनिंग सीट पर क्यों दिया गया उनको, क्यों मीरा मुंडा को क्यों खड़ा किया गया, और क्यों जो है सो जो विनिंग कैंडिडेट है उनको हटा दिया गया। और इसको लेकर उन्होंने विरोध भी जता दिया कि नहीं, अब हम बीजेपी में नहीं है, बीजेपी के सारे पद से हम इस्तीफा देते हैं और बीजेपी के को छोड़ने के बाद निर्दलीय वो चुनाव लड़ सकती है, जो कि बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। बात अगर ये कोल्हान की बात हुई और बात अगर संथाल की करें, तो लुइस मरांडी भी जो है पहले उपाध्यक्ष रह चुकी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी हैं बीजेपी के। लेकिन वो भी एक समय में मंत्री थी जब सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। लेकिन अभी फिलहाल में उनका भी सीट जो है सो उनको बरहेट से चुनाव लड़वाया जा रहा था, जहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद वहां से अभी वर्तमान में विधायक थे। तो उसको लेकर के उन्होंने वहां विरोध किया कि वो जामा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र वहां से लड़ना चाह रही थी। उसको लेकर के टिकट जो है सो नहीं दिया गया और वो भी अब लगातार जेएमएम के संपर्क में है। तो ये देखिए, जिस तरीके का जो विनिंग जो कैंडिडेट है बीजेपी की रही है, और उसको टिकट नहीं देना और नए कैंडिडेट को टिकट देना, ये बीजेपी के लिए अंदरूनी राजनीति से परेशानी हो सकती है और इसका फायदा जेएमएम को मिल सकता है। खास करके अगर देखिए, चाहे आप बात किए कोल्हान की बात किए या संथाल की बात किए, इन सभी जगहों पर जो झारखंड की राजनीति है, ये कोल्हान और राजस्थान से ही इसकी कहीं ना कहीं जो है सो सीटें तय होती है विधानसभा की, कि कितने किसकी सरकार बनेगी। अभी हाल फिलहाल में अगर देखें तो बीजेपी में जेएमएम से कई नेता गए हैं, उनको टिकट दिया गया है। इसको लेकर के भी विरोधाभास है। कई जो है वहां के विधायक अभी प्रेजेंट में, या जो विनिंग जो वहां पर जीतने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, उनको जो है टिकट नहीं दिया गया। इसको लेकर करके बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चिंता की बात है। बीजेपी को इसके लिए
फील्ड वर्क और होमवर्क करना पड़ेगा। लेकिन आप जिस जिस लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, जो बीजेपी की लिस्ट आई है, उसमें मैं अगर देखता हूं तो चंपाई सोरेन जेएमएम से आए हैं, उनको टिकट मिल रहा है। उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, उनको टिकट मिला है। अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट मिला है। बाबूलाल मरांडी तो खैर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, हालांकि उन्होंने भी अपनी पार्टी का विलय किया है जेवीएम का, उनको भी टिकट मिल रहा है। आप देखिए मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, उनको टिकट मिला है। रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास, उनको टिकट मिला है। और तमाम ऐसे नाम हैं जो दल बदलू थे, 2 महीने पहले पार्टी में आए, उनको टिकट मिल गया है। लेकिन जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए दरी बिछा रहा था, जो नारे लगा रहा था, उसको तो टिकट नहीं दिया गया। एक तो ये तस्वीर है जो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। दूसरा मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप झारखंड को, रांची को, वहां के तमाम सीटों को देख रहे हैं। कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है, 81 सीटों वाला राज्य है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज रखता है। हमको पता है कि महागठबंधन जो है कांग्रेस और जेएमएम आरजेडी का, उसमें वाम दल भी हैं, तो वहां तो पता है कि हेमंत सोरेन एक चेहरा है। हेमंत सोरेन उनके मुख्यमंत्री हैं, उनका चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन है? या फिर झारखंड का चुनाव भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है? जी बिल्कुल, एक बड़ा प्रश्न ये झारखंड की राजनीति के लिए है, खास करके एनडीए की तरफ से अगर बात करें तो। जैसा कि कहा ना, आपने कहा कि जेएमएम की तरफ से एक चेहरा जो है सो हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन एक चेहरा है जेएमएम की तरफ से मुख्यमंत्री के लिए, और इसको लेकर के ही जो है जेएमएम या कांग्रेस जो गठबंधन है या आरजेडी गठबंधन, उसमें कहीं कोई जीत नहीं है, कहीं कोई उसमें ऑप्शन नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होगा अगला। हालांकि पिछले बार अगर बात एक थोड़ा सा कहे, जो जनवरी में ईडी का केस जो आया हेमंत सोरेन पर, उसके बाद चंपाई सोरेन को जो दिया गया मुख्यमंत्री का पद दिया गया, उस बीच में जो है एक यहाँ से उनकी पत्नी, हेमंत सोरेन की पत्नी जो है, वो भी विधायक चुनी जा चुकी हैं विधानसभा क्षेत्र से। तो एक ऑप्शन अब देखा जा रहा है कि कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, वो भी आगे मुख्यमंत्री बन सकती हैं। लेकिन ये भविष्य है, अभी वर्तमान की बात अगर करें तो हेमंत सोरेन यहाँ मुख्यमंत्री अभी का चेहरा है जेएमएम के लिए। लेकिन अगर बात दूसरे पक्ष की करें, एनडीए की करें, बीजेपी की करें, तो ये कहीं न कहीं अभी भी यहाँ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है, जो विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अगर कहें, मुख्यमंत्री के लिए कोई भी ऐसा उपयुक्त चेहरा अभी सामने नहीं लाया गया है कि कौन होंगे मुख्यमंत्री। अगर बीजेपी सत्ता में आती है, बीजेपी के पास अगर सीट मिलता है, मेजोरिटी आती है, तो कौन बनेंगे यहाँ पर सीएम, इसके लिए भी कहीं नहीं आया। बाबूलाल मरांडी जो कि पहले जेबीएम में थे, हालांकि ये भूतपूर्व बीजेपी से ये रह चुके हैं और बीजेपी पहले यहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन बाद में उन्होंने पूरी पार्टी को तोड़ करके और एक झारखंड विकास मोर्चा बनाया था। उसके बाद पूरी पार्टी को विलय करके फिर बीजेपी में आए। लेकिन इसको लेकर के जो यहाँ बीजेपी में लगातार पिछले 25-30 वर्षों से या 40 वर्षों से, या शुरू से कहे कि जो बीजेपी का झंडा ढोर है, जिनमें ये आश्वासन दिया गया था उनको चुनाव घोषणा से पहले या चुनाव घोषणा के समय में कि सबसे रायशुमारी, कार्यकर्ताओं से रायशुमारी के बाद जो है उनको सीट दिया जाएगा कि किस क्षेत्र से किनको सीट दिया जा रहा है। लेकिन जब बीजेपी जो है जब लिस्ट जारी करती है, तो सिर्फ 3 विधायक, जो सिटिंग 3 विधायक हैं, उनके नाम जो है सो नहीं आते हैं। लेकिन बाकी सब ही जो सिटिंग विधायक हैं उनके नाम आते हैं। साथ ही जो अभी हाल फिलहाल में चंपाई सोरेन का बात करें, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जो जेएमएम से आए हैं बीजेपी में, उनको टिकट दिया जाता है सरायकेला सीट से। उनके बेटे जो हैं बाबूलाल सोरेन, उनको टिकट दिया जाता है, जिनको कि राजनीतिक अनुभव नहीं है और जो कि कभी भी बीजेपी से नहीं जुड़े रहे हैं। ये जेएमएम के कार्यकर्ता रहे थे पहले, लेकिन अब चूंकि इस परिस्थिति बनी तो चंपाई सोरेन बीजेपी में आए, तो बेटे को भी दिया गया। साथ ही अर्जुन मुंडा जो है सो अगर देखिए, उनकी पत्नी को दिया गया, जो कि राजनीति से कहीं से नहीं जुड़ी है। तो इन सब चीजों को लेकर के बीजेपी में कहीं न कहीं खींच जारी है और अभी भी जारी है। कई जगह ऐसी बातें हो रही हैं, जैसे कि कोटका से जो विधानसभा सीट है, वहां से जो बीजेपी से मोनिका सरदार हैं, उनको जो है सो हटा करके लिया जा रहा है, तो वो निर्दलीय लड़ने की तैयारी में है। जहां बाबूलाल सोरेन खड़े हो रहे हैं, वहां पर भी जो है सो पहले से जो बीजेपी के थे लीडर, वो निर्दलीय खड़ा हो रहा है। तो ये बीजेपी के लिए एक परेशानी का कारण बन सकता है चुनाव में। और एक जो चेहरा बता रहे हैं कि जिस तरीके से कि अगर सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरा पर यहाँ चुनाव लड़ा जा सकता है, तो झारखंड के बाकी चीजों को समझना पड़ेगा। यहाँ
कोल्हान की तरफ अगर जो जमशेदपुर है, चाईबासा है, सरायकेला खरसावां, इधर की अगर भौगोलिक स्थिति है या लोगों की जो सोच है वो कुछ अलग है। अगर हम संथाल में जाते हैं तो उधर के लोगों की सोच कुछ और है। साथ ही अगर पलामू के क्षेत्र में तरफ जाते हैं तो उधर की सोच कुछ और। तो ये एक भौगोलिक रूप से इतना बटा हुआ है कि अगर आप इसको राष्ट्रीय चेहरा जो अगर नरेंद्र मोदी कहिए या फिर राष्ट्रीय चेहरा अगर आते हैं, अमित शाह आते हैं या जेपी नड्डा आते हैं, तो उस पर यहाँ की लड़ाई देखना कहीं न कहीं बीजेपी के लिए जो है सही नीति नहीं होगी। इस अभी तक अगर बात कहें जो पिछले बार जो यहाँ बीजेपी की सरकार बनी, तो एक चेहरा था रघुवर दास। रघुवर दास में अगर अंदरूनी बात करें तो उस समय जमशेदपुर पूर्वी से वो लड़ते थे और तब जो है सो बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई ये सामने आई कि सरयू राय जो कि बीजेपी के नेता थे, लेकिन कुछ अंदरूनी उन लोग की आपसी पर्सनल लड़ाई को लेकर के जो बड़े रूप में आया गया, पार्टी के रूप में लाया गया, इसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा कि सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी से ही चुनाव लड़े और सिटिंग सीएम को, जो वर्तमान में सीएम थे रघुवर दास, उनको हराया और इसको लेकर के बीजेपी की कहीं न कहीं हार हुई और फिर दोबारा जो है सो सरकार नहीं बन सकी, जेएमएम की सरकार बनी। तो इसको भी ध्यान में रखना होगा बीजेपी को कि किस चेहरे को सामने लाए, खास करके जो इसके कार्यकर्ता हैं, जमीनी रूप से जो जुड़े हुए हैं, उनको जो है सो बूथ स्तर पर जाके काम करना होगा, उनको हर घर पर जाके काम करना होगा, हर क्षेत्र में काम करना होगा कि किस तरीके से वोटर जो है बीजेपी की तरह है, क्योंकि यहाँ पर 28 सीट जो है सो रिजर्व सीट एसटी सीट है और एसटी सीट जो है अभी यहाँ का जो आदिवासी सीट है, अभी पिछले लोकसभा चुनाव में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से जो 3 एसटी सीट था, 14 यहाँ लोकसभा सीट में से 3 एसटी सीट और तीनों एसटी सीट में तीनों एसटी सीट जो है सो यहाँ से बीजेपी गवा चुकी है। तो ये बीजेपी के लिए सोचने की चीज होगी और बहुत ज्यादा फील्ड में जाकर के काम करना होगा, जमीनी स्तर पर काम करना होगा कि उनको जो है सो वो आदिवासी वोट मिले। तो इसको भी अच्छा ध्यान में रख। जी। संतोष जी, मैं आपसे दो छोटे छोटे सवाल पूछना चाहता हूं, बेहद अहम सवाल हैं। पहला, 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, आजसू अलग चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार ऐसी कौन सी मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटें आजसू को दे दी, 2 सीटें जेडीयू को दे दी और 1 सीट एलजेपी रामविलास को दे दी। क्या बीजेपी को इस बात का डर है कि पिछली बार आजसू की वजह से 8 सीटें, तकरीबन 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई? और दूसरा कि बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन, क्या इन दोनों को अपने साथ शामिल करना, अपने साथ अपने मंचों पर दिखाना, ये मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई आदिवासी चेहरा नहीं है? भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन का इस मौके पर, चुनावी मौके पर मुकाबला नहीं कर पा रही है और इसी वजह से गठबंधन किया है। यानी जो शोर है दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों में मोदी मैजिक का, मोदी का, वो मैजिक झारखंड में काम नहीं कर रहा। झारखंड में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इन तमाम नेताओं के सहारे है जिनको उसने अपनी पार्टी में शामिल किया है और इस गठबंधन के सहारे है। चाहे वो सुदेश महतो की हम बात कर लें या हम नीतीश कुमार की बात कर लें, क्योंकि आपने जिक्र किया सरयू राय का, तो सरयू राय तो जमशेदपुर पूर्वी से लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां उनकी रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को टिकट मिल गया। अब ऐसी चर्चा मैंने सुनी है कि सरयू राय जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। जो तमाम परिस्थितियां चल रही, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास यहां अपना कोई भी विजन, कोई ताकत नहीं है, वो सिर्फ सहयोगियों के सहारे दंगल में है? जी देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव की, यहाँ उस समय यहाँ पर रघुवर दास मुख्यमंत्री थे और उस बीजेपी की सत्ता में थी, लेकिन उस समय कहीं न कहीं ये राजनीतिक रूप से आकलन अगर कहें बीजेपी की तरफ से तो गलत किया गया कि बीजेपी आजसू जो कि गठबंधन की सरकार थी, लेकिन जब चुनाव की बारी आई, विधानसभा चुनाव लड़ने की बारी आई, तो दोनों ने अलग-अलग चुनाव लड़ने की घोषणा की कि हम इसमें गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं यहाँ पर जहां पर कि आजसू की पकड़ अच्छी है, लेकिन अगर बीजेपी की तरफ से कहे कि पिछली बार फीडबैक नहीं दिया गया अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से अलग अलग लड़ने का खामियाजा 7 से 8 सीटों पर बीजेपी को भुगतना पड़ा। इसको लेकर के अब अगर बात करें तो उसी को देखते हुए इस बार जो है बीजेपी और आजसू का गठबंधन हुआ और आजसू जो है सो 10 सीटों पर अपन चुनाव लड़ रही है। 10 सीटों में सुदेश महतो भी हैं जो कि अब सिल्ली से चुनाव लड़ेंगे,
घोषणा हो कर चुके हैं। वो 2 सीटें जो जेडीयू को दी जा चुकी है, उसमें सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी से जो लड़ने वाले थे, वो अब जमशेदपुर पश्चिमी से लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं वो। तो ये चीज कहा जा सकता है कि बीजेपी अब जो है सो अगर सरयू राय की तरफ से बात करें या फिर आजसू की तरफ से बात करें, तो इन चीजों को समझ चुकी है कि आपसी लड़ाई में जो है बीजेपी या एनडीए की सरकार बनना यहाँ मुश्किल है। हम्म। तब जो है इस बार गठबंधन की जो बात अगर कहें कि बीजेपी, आजसू और आरजेडी, एलजेपी भी अगर हम्म। चिराग पासवान की जो पार्टी है उसको भी यहाँ जो लाया गया है, तो ये एनडीए का एक गठबंधन केंद्र में है और उसी गठबंधन के तहत झारखंड में भी गठबंधन बनाया गया है कि यहाँ भी हम्म। बीजेपी हो, एनडीए हो, एनडीए में हम्म। बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू और आजसू को मिलकर के चुनाव लड़ना होगा। सीट शेयरिंग की बात भी हो गई है, सभी सीटों पर हम्म। लगभग घोषणा की जा चुकी है। सीट के लिए जो है 13 नवंबर को जो चुनाव है पहले चरण का, जो 43 हम्म। विधानसभा क्षेत्रों में है, उसके लिए भी बीजेपी हो चाहे आजसू हो अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, चूंकि नामांकन उसका 25 तारीख तक होना है। तो ये हम्म। बीजेपी जो आजसू से अब कहें कि अगर मिलकर लड़ रही है, तो ये उसके लिए जो पिछले चुनाव में जो सबक लिया था हार का, उससे कहीं ना कहीं सीखते हुए इन चीजों को ध्यान में रखकर लड़ाई जो है लड़ रही है बीजेपी। बात अगर करें दूसरी बात, जो आपने कहा कि जो आदिवासी चेहरे की बात कही कि बाबूलाल हम्म। मरांडी जो है पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी आदिवासी चेहरा एक कहें झारखंड के लिए। फिर अगर चंपाई सोरेन है, वो भी मुख्यमंत्री थे लेकिन जेएमएम से थे और जेएमएम में चूंकि उनको जिस तरीके से मुख्यमंत्री का पद छुड़वाया गया, उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो चंपाई हम्म। सोरेन एक चेहरा है, लेकिन चंपाई सोरेन कोल्हान का चेहरा हो सकते हैं झारखंड में। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए चित परिचित चेहरा नहीं है, वो झारखंड के लिए है चेहरा, आदिवासी चेहरा है। उसको कहीं न कहीं बीजेपी ये सोच रही है कि एक पटल पर लाकर, एक मंच पर लाकर के बाबूलाल मरांडी हो चाहे चंपाई सोरेन हो, इनको जो है सामने ला करके और जनता को जो है सो अपने पक्ष में किया जा सकता है कि हमारे ये चेहरा हो सकते हैं। हालांकि इसमें पूरी तरह देखिए, ना तो अभी मुख्यमंत्री का चेहरा बाबूलाल मरांडी है, ना चंपाई सोरेन है, ना अभी किसी को नहीं बताया गया कि कौन हो सकते हैं। हम्म। लेकिन ये कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि अब जो है एक आदिवासी चेहरा मंच पर लाया जाए और लोगों को ये बताया जाए कि बीजेपी जो है आदिवासी हित के लिए या स्थानीय जो जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है या जो आंदोलन यहाँ लड़ा गया था, झारखंड आंदोलन लड़ा गया था, उसमें चंपाई सोरेन बहुत पहले से शुरुआत के दौर से रहे हैं शामिल। तो वो चेहरा मेरे साथ है और वो चेहरा जो है सो झारखंड के विकास के लिए बीजेपी की तरफ से आप तक भविष्य में चेहरा हो सकता है। इनको लेकर के भी दोनों को एक मंच पर लाया गया। बात अगर देखिए, अगर बीजेपी हो चाहे जेएमएम की सरकार हो, लेकिन एक जो अगर नेशनल चेहरा कहते हैं बीजेपी जो लेकर चलती है कि नरेंद्र मोदी को लेकर चले, अमित शाह को लेकर चले, जेपी नड्डा को लेकर चले, तो यहाँ स्थानीय नीति बहुत हावी रहती है, जिसको लेकर के स्थानीय चेहरा को आगे करना जरूरी है बीजेपी के लिए भी। और इसी को लेकर के जो गठबंधन की भी बात की गई और इसी को लेकर के जो है चेहरे की बात की गई कि बाबूलाल मरांडी हो या फिर चंपाई सोरेन, इनको एक मंच पर लाया गया है। लेकिन संतोष जी, बात तो यही है कि बाबूलाल मरांडी चंपाई सोरेन को हजम नहीं कर सकते और चंपाई सोरेन कोल्हान के नेता हैं। आप भी जिक्र कर रहे हैं, कोल्हान टाइगर हैं, झारखंड आंदोलन में सक्रिय रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो वैसा चेहरा चाहिए ना कि जो चतरा, गुमला, चाईबासा, लोहरदगा, लातेहार, कहीं भी वो एक जाना पहचाना चेहरा हो, सिर्फ एक मंडल प्रमंडल तक सीमित चेहरा ना हो। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी चेहरा नहीं खोज पा रही है, भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है। हेमंत सोरेन के टक्कर का चेहरा तो आज की तारीख में नहीं है। खैर, मैं बिल्कुल आखिर दौर में हूं। आपने एक नाम का जिक्र किया, कल्पना सोरेन। मैं पिछले तकरीबन 2.5 से 3 महीनों से लगातार उनके भाषणों को, उनकी रैलियों को, उनके रोड शो को, उनके सम्मेलनों को देख रहा हूं और उनके भाषणों को भी सुन रहा हूं, उनके अंदाज देख रहा हूं, किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रही हैं। एक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड में चलाई गई, बड़ी चर्चाओं में है, और एक गोगो दीदी योजना। ये मैं समझना ये चाह रहा हूं कि क्या झारखंड के चुनाव में इस बार महिलाएं बड़ी गेम चेंजर बन सकती हैं? और दूसरा, मैं आपसे इन दोनों सवालों के छोटे छोटे जवाब चाहूंगा कि क्या महिलाएं गेम चेंजर हैं, और दूसरा कि क्या कल्पना सोरेन ने झारखंड में जेएमएम के प्रचार अभियान को एक बड़ी रफ्तार देने का काम किया है, एक बड़ा बदलाव देने का काम किया, जिसकी वजह से भी
जेएमएम हमको मुख्य लड़ाई में, मुख्य धारा में नजर आती है, और जो अंदाज है, जो एग्रेशन है, वो भी बदला बदला सा है। जी बिल्कुल, अभी देखिए जिस तरीके से जो जनवरी के महीने में ईडी की तरफ से जो केस किया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए, तब आज जो एक बैठक हुई जेएमएम की, और उसमें नाम कहीं न आ रहा था, कहीं न कहीं कल्पना सोरेन का ही नया चेहरा सीएम का। लेकिन तब ये विरोध हुआ कि यहाँ चूंकि विधानसभा की वो सदस्य नहीं थी, तो इसलिए ये बातें उठी तकनीकी रूप से कि वो नहीं बन सकती है, चूंकि यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है यहाँ पर। तो चंपाई सोरेन को जो है सो एक सर्वमान्य चेहरा माना गया, और वो जो है यहाँ के मुख्यमंत्री बने। लेकिन कल्पना सोरेन इस बीच में जो है झारखंड में अगर बात करें गिरिडीह में गांडेय विधानसभा क्षेत्र में पहले से ही वहां जो विधायक थे सरफराज अहमद, उनको इस्तीफा दिला के रखा गया था, क्योंकि इस परिस्थिति जो जनवरी में जो परिस्थिति आई कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए मुख्यमंत्री रहते हुए भी, तो ये परिस्थिति 2 महीने पहले से ही समझा जा रहा था कि ऐसा हो सकता है, तो विधानसभा का एक सीट खाली करवा के रखा गया। और जो विधानसभा के जो लोकसभा के चुनाव हुए मई में, उसमें एक यहाँ विधानसभा का उपचुनाव कराया गया, और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जो है सो एक महिला चेहरा, और कहें तो बिल्कुल तेज तर्रार महिला चेहरा जो है सामने आया जेएमएम की तरफ से झारखंड में। और एक तरह देखिए कल्पना सोरेन की जितनी भी विधानसभा अभी जो रैलियां हो रही है, जितने भी उपचुनाव के समय में या बाद में भी जितने भी जगह वो सभा की है, तो महिलाओं को आकर्षित करने में वो बहुत कामयाब हुई है। जेएमएम के लिए एक बहुत बड़ी कहिए कि ड्रास्टिक चेंजेज है। कहीं न कहीं वोटर बहुत जो है सो जेएमएम की तरफ आए हैं। एक सिंपैथी वोट भी आ रहा है उनकी तरफ कि हमारा नेता जो हेमंत सोरेन है, उनको जो है जेल में डाल दिया गया, गलत तरीके से डाला गया। हेमंत सोरेन का आपने देखा होगा, जनता ने देखा कि जेल के बाद जब वो आए, तो अपने जो है सो रूप को जो है सो एक गुरु जी का, जो शिबू सोरेन है उनके पिताजी, उनका रूप देकर के भी एक सिंपैथी वोट उनके तरफ अपने खींचने की का काम कर रहे हैं वो। कल्पना सोरेन को देखिएगा तो महिलाओं को जो है सो आकर्षित करने में, महिला वोटर को जो है जेएमएम की तरफ कन्वर्ट करने में बहुत बड़ा रोल रहेगा। साथ में अगर मैया योजना एक जो शुरुआत अभी की गई हेमंत सोरेन के द्वारा, जिसमें महिलाओं को पहले जो है सो 21 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र में, फिर उसको 18 साल से 50 साल किया गया कि ऐसी महिलाओं को सबको 1000 रुपया महीना दिया जाएगा, जो कि कुछ ही दिनों के बाद जो है उसको फिर कैबिनेट से पास करवा के 2500 रुपया महीना कर दिया गया कि सभी महिलाओं को दिया जाएगा। तो ये 2 चीजें, 2 फैक्टर जो है जेएमएम के लिए फिलहाल अगर कहें तो बहुत पॉजिटिव होगी कि कल्पना सोरेन जो कि महिला वोटर को अपनी तरफ खींचने में कहीं न कहीं वो कामयाब होंगी, और महिला वोटर खींच कर आएँगी। अगर मैया सम्मान योजना कहें तो वो भी महिला से जुड़ा हुआ मामला है, तो वो भी जो है उम, महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए जेएमएम उसमें कामयाब हो सकती है। हालाँकि इसमें देखिए कि बीजेपी भी जो है सो एक गोगो दीदी योजना भी लेकर के आई। गोगो दीदी योजना ये है कि अगर हम सरकार बनती है हमारी, तो हम भी 2100 रुपया देंगे। फिर हर महिलाओं को देंगे, 18 साल से 50 साल तक की महिलाओं को देंगे। लेकिन इसको लेकर के लोगों में, महिलाओं में खास करके पिछले कुछ दिनों में भ्रम रहा पूरे झारखंड में। कई जगहों पर जब घूमने गए थे, चुनावी जब हम लोग गए थे घूमने के लिए, तो पता चला कि उन लोग को ये लगा कि बीजेपी अभी दे रही है, जबकि बीजेपी का कहना था कि हमारी सरकार आएगी तब इस योजना के तहत पैसा मिलेगा। और अगर जेएमएम की बात करें तो वो अभी ही वर्तमान में ऑलरेडी पैसा जो है सो सभी महिलाओं के खातों में दिया जा रहा है। तो इन 3 चीजों किस्तें को जा लेकर चुकी के हैं। महिला वोटर जो है कहीं न कहीं इसे बीजेपी से कट करके और जेएमएम की तरफ जा सकती है। इसके लिए बीजेपी को विशेष अभी फील्ड में जाकर के, लोगों के पास जाकर के, बूथ लेवल पर जाकर के काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत काम बाकी है और चुनावी संग्राम शुरू हुआ है। झारखंड के चुनाव में महिलाएं भी गेम चेंजर बनेंगी और आदिवासियों के मुद्दे भी बड़े होंगे, क्योंकि आदिवासी समाज के बीच में जेएमएम ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हेमंत सोरेन को 5 महीने तक सलाखों में रखकर परेशान किया गया, ये आदिवासी समाज का अपमान है। फिलहाल जेएमएम की तरफ से एक नया नारा आया है, झारखंड का नारा, हेमंत दोबारा। तो झारखंड की जनता हेमंत को दोबारा लाएगी या नहीं लाएगी, या फिर झारखंड में कमल खिलेगा, या यूं कह लीजिए एनडीए को ताकत मिलेगी, ये सब 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन मुद्दे लगातार बदल रहे हैं, चुनाव लगातार धारदार हो रहा है। हमारे साथ संतोष कुमार जी थे, जिन्होंने बड़ी बारीकी से झारखंड की मौजूदा जो स्थिति है वो दर्शकों के सामने रखी है और ये बताया है कि झारखंड बीजेपी के लिए फिलहाल टफ है।
फिलहाल राहें आसान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष कुमार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मुद्दों पर जी चर्चा करने के लिए और झारखंड की चुनावी राजनीति को समझाने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, हमारे साथ जुड़ने के लिए। उल्टा चश्मा यूसी को यूं ही देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव की हर कवरेज आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। धन्यवाद।